मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं कि जब अकबर की बात हुई, अकबर जो मुग़ल बादशाह थे और हुमायूं के जो बेटे थे, हुमायूं को क्योंकि हिंदुस्तान से भगाया गया था, शेरशाह सूरी ने अटैक किया और उसको भगा दिया इन 1540 गालबन, ठीक है। तो हुमायूं जब उमरकोट में आए, उमरकोट में आके उन्होंने पनाह ली, तो उमरकोट के बादशाह जिसने उनको बचाया और अपने पास बचा के रखा, जहाँ अकबर की पैदाइश भी वहीं पर हुई, उस फोर्ट में, उमरकोट फोर्ट में, तो ही वाज हिंदू रूलर, ठीक है। तो जब मुग़लों की हुकूमत आई तो उस वक्त भी हिंदू रूलर्स थे। तो ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रियासतों को कंट्रोल कर लिया उसने, और कहाँ पर कहीं पर हिंदू डोमिनेट था, कहीं पर मुस्लिम डोमिनेट था, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू डोमिनेट था। किसकी डायनेस्टीज़ के नाम? डायनेस्टीज़ के मैं आपको नाम बता रहा हूँ थोड़ा, उन सब का, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम और ये सब आपको समझ आ गया। उसके बाद जो हिंदुस्तान पर बड़ा हमला हुआ, ठीक है, उसके बाद जो हिंदुस्तान में बड़ा हमला हुआ वो क्या है, इसको साफ क्यों नहीं कर रहे? उसके बाद जिस मुस्लिम रूलर ने हमला किया वो महमूद गजनवी ने हमला किया। महमूद गजनवी तख्त नशीन हुए 1998 में और 128 तक गालबन रूलर रहे गजनी डायनेस्टी के। इन्होंने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया 1000 में, और इन्होंने टोटल हमले किए 17। गजनवी डायनेस्टी इन्होंने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, 17 अटैक्स, और सिंध को, हिंद को, सबको क्रॉस कर जाते थे, गुजरात तक पहुंच जाते थे। महमूद गजनवी खुद गजना में 998 पर तख्त नशीन हुए और 128 तक जो है वो जिंदा रहे। उसके बाद उनका दौर भी ख़त्म हुआ, ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। उन्होंने जो 17 हमले किए, पहला हमला 1000 में किया, फिर 1-2 साल बाद हमला करते थे। वो हमला करके जो रियासतें होती थी उनको कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो गजनी से आते थे, सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान से क्रॉस करके, तो शुरू के इलाकों को वो फतेह करके वापस चले जाते, फिर अगली दफ़ा उससे आगे बढ़ते थे। तो इस तरह हमले करते रहे। और 17वां जो उन्होंने हमला किया था वो उनका मशहूर हमला है सोमनाथ के मंदिर पर उन्होंने हमला किया था। दैट वाज इन गुजरात, जो मौजूदा गुजरात है। क्योंकि सोमनाथ का मंदिर जो है वो हिंदुओं का एक मरकज़ी मंदिर था, जिस बड़ा मंदिर था जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाते थे। और इवन उस वक्त जैसे बैंकिंग वगैरह का तो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था ना, बैंक्स का, आजकल लोग पैसे बैंक में रखते हैं, दौलत बैंक में रखते हैं, सोना बैंक में रखते हैं, लेकिन उस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उस वक्त लोग बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मज़हब के मानने वाले होते थे, और मज़हब के मानने में एक चीज़ आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ रिलीजियस पॉइंट है। यानी इसकी सिंपल मिसाल ये है कि आप बाहर से पंखा चोरी कोई कर ले, वो तो आसान है, मस्जिद से चोरी करते हुए उसे थोड़ी परेशानी और ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं ना। कर तो जाते हैं, जूते ही ले जाते हैं, पंखा तो दूर की बात, लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा बुरा फील होता है वहाँ से उन लोगों को। मेरे ख्याल में ऐसा ज़्यादा फील होगा, बाहर ज़्यादा आसानी से वो कर लेंगे। तो इसलिए वो मंदिर में अपनी दौलत रखते थे कि यहाँ से लोग जो है वो चोरी नहीं करेंगे। अब उन्हें क्या पता कि महमूद गजनवी यहाँ आ जाएंगे तो महमूद गजनवी वहाँ पहुँच गए और सारी चीज़ें ले गए। और तो और मंदिर में जो आप देखते हैं ये बेल बजाए जाते हैं, वो घंटी और वो चैन वो सोने के हुआ करते थे, वो भी तोड़ के ले गए। और उनके हुकूमत का भी सिलसिला इस तरह चलता रहा।
फिर उनके बेटे और इस तरह रूलर रहे, लेकिन कामयाबी की हद तक हिंदुस्तान पे उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। मंदिरों को मिटाने में, गिराने में महमूद गजनवी ने बड़ा काम भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसके लिए, मतलब उन्होंने ये ज़्यादा किया। बहरहाल किसी के भी वो जो है ना, वो यकुम दीनकुम वाली बात है, आपका मज़हब आप तक, मेरा दीन मुझ तक, ठीक है। उसके बाद जो हिंदुस्तान में हमला हुआ वो 1191 में हुआ। इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन ये हुआ मोहम्मद गोरी ने यहाँ जो है वो हमला किया 1191 में। ये महमूद गजनवी है, इसको याद रखें, या महमूद ऑफ गजना भी बोला जाता है, गजना इलाके का नाम है। अच्छा, पाकिस्तान का एक शहर है, उसको कहते हैं कि सेकंड गजना या सिमाल गजना। गजना एक शहर का नाम है, सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान का एक शहर है जिसको गजना के नाम से जाना जाता है। विच इज़ दैट, ये सवाल भी है। लाहौर, इसलिए क्योंकि महमूद गजनवी का सेंट्रल लाहौर हुआ करता था, लाहौर उसका सेंट्रल हुआ करता था, वो यहाँ गजना। इन्होंने 1191 में हमला किया। इनका नाम है मोहम्मद गौरी, क्योंकि ये गौर के थे। गौर इज अ नेम ऑफ प्लेस, सेंट्रल एशियन, ये तुर्किश थे सारे। महमूद, ये पानी की बोतल होगी वहाँ, किसी से पूछ ले ज़रा। नहीं है, कोई नहीं है वहाँ, देखें अगर है तो। मोहम्मद गौरी ने जो है वो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी, लेकिन शिकस्त खा गए। फिर 1 साल बाद दोबारा वो आए, वो लड़ी थी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से, ऐसा ही है। पहले दफ़ा वो शिकस्त खा गए, दूसरी दफ़ा जीत गए। वो हमारा एक रॉकेट भी है ना, ये क्या कहते हैं, मिसाइल, गौरी, और उनका है पृथ्वीराज, पृथ्वी। तो आज भी वो चल रहा है सिस्टम जंगों का। थैंक यू। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में ये जीत गए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जयपाल इत्तेफाक किया था उन्होंने, लेकिन बाद में उनकी डेथ हुई और उनके बेटे थे आनंद पाल, उन्होंने फिर टैक्स नहीं दिया, तो जवाबन उन्होंने हमला किया। बात सारी पैसे की होती थी, आज तक यही है। हुक्मरान, रूलर्स जो भी हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, घुमा फिरा के बात इंटरेस्ट की है, आप चाहे उसको कैसा भी समझें। ख़ास तरह हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो सिनेरियो है उस तरह दुनिया में लोग रूलर बनना पसंद नहीं करते, घबराते हैं कि रूलर बनेंगे, जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे परेशानी होगी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर बन जाएंगे मसाइल होंगे। तो क्योंकि उन्हें पता है कि हर चीज़ का उनका ऑडिट होना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है, और जब जाएंगे तो उनसे सारी पूछताछ होगी, तो इसलिए वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। लेकिन हमारे पास सब बनना चाहते हैं, आल चो आल, ठीक है। तो 1192 में गौरी जीत गए, और गौरी ने फिर यहाँ हमेशा के लिए कर दिया अपना रियासत के लिए, रूलर बन गए। और गौरी का जो टाइम पीरियड है वो 1192 से लेकर 1206 तक रहा। इसको कंफर्म करते हैं हम। 12 स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक। हाँ ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। फिर भी हम इसको जो है ना वो
कंफर्म कर देते हैं इससे। मोहम्मद गोरी जो है वो आए 1206 तक, 1206 तक। तो 1206 तक गौरी की डायनेस्टी रही, गौरी खुद उसके रूलर रहे। अब इसका जो इस डायनेस्टी से जो अगली डायनेस्टी शुरू हुई उसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान गुलामा, स्लेव डायनेस्टी या स्लेव फैमिली आप कहें या स्लेव डायनेस्टी कहें। ये एक लिहाज से हिस्ट्री की वाहिद रूलिंग डायनेस्टी है जो स्लेव्स थे यानी ग़ुलाम थे और फिर हुक्मरान रहे, ग़ुलाम थे और रूलर्स बन गए। ग़ुलाम तो आपको पता है ना, स्लेव क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिए जाते, वो फंडामेंटल राइट्स से के भी हकदार एक लिहाज से नहीं होते। मतलब होते तो सब हैं लेकिन जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसमें ये होता है। तो ये स्लेव डायनेस्टी थी। 1206 में 1206 में जो पहले रूलर आए वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले 1206 से लेकर 1210 तक रहे। अब ये मैं आपको डायनेस्टीज़ बता रहा हूँ, सारी इसमें नहीं आएंगी लेकिन आप एक लिहाज से उसका जो टाइमलाइन है उसकी वो आप देख लें ताकि आपको समझ आए। थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में आपको समराइज़ करके बताऊंगा ताकि आप उसको चल सकें। फिर हमें मुगल्स ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ने हैं और अंग्रेज़ ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक रहा, लेकिन ओवरऑल स्लेव डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो 1206 से लेकर 1290 तक रहा। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये समझ लें कि पहले मुस्लिम वो स्टेट जो तुर्किश थे जिन्होंने सबसे पहले रखा, फर्स्ट मुस्लिम रूलर, फर्स्ट मुस्लिम स्टेट का उन्होंने जो है वो यहाँ शुरू किया हिंदुस्तान में। ये टोटल जो इनका टेन्योर है यानी स्लेव डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो 1206 से लेकर 1290 तक है। इसमें सारे मुख्तलिफ रूलर्स आए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में इंतकाल कर गए पोलो खेलते हुए। पोलो गेम, ये जो घोड़ों पर चढ़ के खेलते हैं, हाँ पोलो गेम है एक, पूछ नहीं है। पोलो एक गेम है जो घोड़ों पर चढ़ के खेली जाती है। तो उसमें वो लाहौर में खेलते हुए जो है वो मर गए एक्सीडेंटली। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो हुकूमत में आए वो कौन आए? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इनका नाम अल्तमश नहीं है, इनका नाम इल्तुतमिश है, ये आप याद रखिएगा। नहीं, इनके बाद आराम शाह आए लेकिन थोड़े अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए, 1 साल के अंदर चले गए। लेकिन जो बड़े रूलर आए वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश आए 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश क्या कह रही हैं आप? नोट डाउन करें इधर आए, सारे आप नोट डाउन ना करें ना, बस आप कुछ नाम लिख लें जो खास खास हैं। सही है। मतलब ये इसके बाद से सिलसिला इस तरह चल रहा है, ठीक है। और टोटल स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड मैंने क्या बताया आपको? 1206 से लेकर 1290 तक।
शम्सुद्दीन इल्तुतमिश बहुत मशहूर और बेहतरीन रूलर थे। रूलर वैसे बेहतरीन नहीं होते लेकिन कुछ बेहतरीन भी होते हैं। इल्तुतमिश बहुत बेहतरीन रूलर थे। इल्तुतमिश की सियासी स्ट्रेटजी बहुत मैच्योर थी, बहुत अच्छे फैसले लेते थे। वो शुरू में उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज होता था वो खोखर्स थे, जो वेस्ट से उन्हें थ्रेट होता था हिंदुस्तान को कंट्रोल करने का। तो सबसे पहले उनके लिए बड़ी चैलेंज ये होती थी, उनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। फिर जो उनके लिए सबसे बड़ा मसला था वो ये कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हिंदुस्तान को कैसे चलाएं। तो ये एक वाहिद रूलर थे जिसने चहलगाह बनाया, यानी चहलगाह एक 40 पर्सनैलिटीज़ का एक कैबिनेट बनाई, उसका नाम उन्होंने चहलगाह रखा। और वो 40 पर्सनैलिटीज़ मशहूर और विजडम पर मबनी थी। 14 हाँ 14 नोबल्स भी बोलते हैं चहलगाह। तो 14 नोबल्स उसने 40 वो बनाए जो मोस्ट एक्सपर्ट और विजडम पर मबनी था, और उनके ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान को रूल करना शुरू कर दिया। तो इल्तुतमिश की एक दूसरी बड़ी बात ये थी जो हमें बड़ी अच्छी लगती है, वो ये कि इल्तुतमिश रवायती आदमी नहीं थे, गैर रवायती थे। वो रवायती और गैर रवायती में ये है कि रवायती ये कि जैसे दूसरे चल रहे हैं उस समत में चलते रहें, जैसे दूसरे जा रहे हैं वैसे चलते रहें। गैर रवायती इंसान वो होते हैं जो बाकी दुनिया के लोगों से डिफरेंट चाहते हैं। उस पर भी एक शेर है अच्छा सा, लेकिन नहीं सुना रहा हूँ आपको, चले आगे चलते हैं। वो एक शाह लतीफ़ का है, एक लाइन मुझे याद रही है कि लोग वह लहवारो तू उल्ट ओबर वह, यानी लोग जो है वो लहवारो हम कहते हैं अपर टू लोअर साइड, के ऊपर से नीचे की तरफ, यानी जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी लोग आसानी वाले रास्ते से जा रहे हैं, आप उल्टे चलो। अख ऊंची दार, तुम्हारी आंखें जो है वो उसका जो देखने का एंगल है वो डिफरेंट होना चाहिए। लोग एक सिमत में चल रहे हैं, तुम दूसरे सिमत में चलो। आप देखते हैं ना फिश, पला फिश का नाम सुना है ना आपने, मशहूर है, अच्छी है। उसकी क्या खूबी है, उसकी क्या अहमियत है? उसकी अहमियत ये है कि वो वाहिद फ़िश का किस्म है जो दरिया के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी पानी यूं चल रहा है और पल्ला यूं चल रहा है। उसकी खूबसूरती ये, वो गैर रवायती फ़िश है, दूसरी फिश से डिफरेंट है, इसलिए वो 5,000 रुपये किलो है। एक्सपेंसिव चीज़ वो होती है ना जो डिफरेंट होती है। जिस तरह सारे लोग चलें, जिस तरह सारे वैल्यू चीज़ों की तब बनती है जब आप वैल्यूएबल बनते हैं, और आप वैल्यूएबल तब बनते हैं जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं। सारे एक सिमत में, सारे एक चीज़ में सोचते हैं, सब ने डॉक्टरी ली, सब CSS कर रहे हैं, सारी फैमिली CSS कर रही है। एक डायरेक्शन, हमारी सोसाइटी तो एक डायरेक्शन में चलती है। अच्छा, मैंने तो ये नोटिस किया है, आप एक रास्ते से जा रहे हैं और वो रास्ता जो है उस रास्ता आपने देखा हुआ नहीं है, आप उस पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके आगे वाले लोग उस पर चल रहे हैं, आप उसके पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तो गैर रवायती लोग बड़े अच्छे होते हैं। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश गैर रवायती इस सेंस में थे कि उन्होंने अपने बेटे को नहीं, बेटी को तैयार किया रूल करने के लिए। रज़िया सुल्ताना को उन्होंने लिख दिया, बोल दिया कि मेरी बेटी मेरे बाद रूलर होगी। और फ़िरोज़ शाह तुगलक, जो फ़िरोज़ शाह तुगलक नहीं, फ़िरोज़ शाह तुगलक अलग है, वो अलग रूलर है। फ़िरोज़ शाह जो उनके बेटे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की रूल करने की और बनने की, और दोनों भाई बहनों के दरमियान बैटल भी हुई। रज़िया सुल्ताना ने जो है वो अचीव कर लिया, और वो कैपेबल पर्सन थी, यानी उसको पढ़ने से, उसको समझने से लगता है कि इल्तुतमिश ने अगर ये फ़ैसला लिया कि बेटा नहीं बेटी, तो वो इसलिए नहीं कि जेंडर का डिफरेंस है, उन्होंने कैपेबिलिटी को अहमियत दी। उनको लगता था कि फ़िरोज़ शाह से ज़्यादा कैपेबल रज़िया सुल्तान है। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि वो लड़की है वो लड़का है, या वो बेटा है बेटी है, दोनों बच्चे हैं उसके, उन बच्चों में उसे वो कैपेबल लग रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर रज़िया सुल्ताना लड़का होती तो भी वो उसी को प्रेफर करता। कोई जेंडर डोमिनेंसी नहीं थी, कैपेबिलिटी की। ये बड़ी बात है ना कि फिर उस पर उसने क्रॉस कर लिया, इस बात को सोचा ही नहीं कि सोसाइटी इसको क्या अपोजिट करेगी।
जैसे यही बात अगर आप जुल्फ़िकार भुट्टो में देखेंगे तो भी आपको नजर आएगी। गैर रवायती की रवायत चीज़ों को वो रवायती तरीके से नहीं देखते थे। गैर रवायती होना, गैर रवायती बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। आपको हर तरह से अपोजिशन होगी, पड़ोस वाले, घर वाले, रिश्तेदार, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, फिलहाल को देखो क्या कर रहे हैं, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। तो आप गैर रवायती बनेंगे तो कोई आसान बात थोड़ी है, ये बड़ा मुश्किल है। ये सोशियोलॉजी का हिस्सा है, फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश में ये खूबी थी। फिर उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक रूलर रही और एक सक्सेसफुल, एक बेहतरीन रूलर रही। यानी ये बात साबित करती है कि हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट में इन द डायनेस्टी ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1240 के करीब है, उस डायनेस्टी में इतने साल पुराने, यानी आज उसको अगर कैलकुलेट करें तो 1000 ईयर्स एगो हिंदुस्तान में एक खातून ने रूल किया। और उस वक्त आपको दुनिया में और कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। आपको पता है दुनिया की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर कौन से मुल्क से? पाकिस्तान से पहली प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, तो 70s में बनी है। इंदिरा गांधी 70s में बनी है, लेकिन मैं पहली पूछ रहा हूँ, वो श्रीलंका से है। और बेनज़ीर भुट्टो तो पहली मुस्लिम रूलर बनी, यानी मुसलमान होके एक मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी। तो अगर आप ये चीज़ थोड़ी देर में, अभी जो मेरे जहन में आ रही है, अगर आप सोचें कि दुनिया में जो रूलर्स रहे हैं ख़वातीन में, तो वो आपको सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में मिलेगा। पहल रज़िया सुल्ताना की मिसाल देख लें, रानी लक्ष्मी का आपने नाम सुना होगा, झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो आप देख लें। या फिर आप देख लें बेनज़ीर भुट्टो, या श्रीलंका की जो रही, वो भी सब कॉन्टिनेंट हम उसमें एशिया पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। और फिर अगर आप देख लें उसके बाद भी तो आपको ये मिलता है। इवन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर वंस आई हैड हर स्टेटमेंट, उन्होंने ये बात कही थी कि आई लर्न द पॉलिटिक्स फ्रॉम बेनज़ीर भुट्टो, मैंने बेनज़ीर से सियासत करना सीखी। उसमें कहा था ना उन्होंने, और इस तरह और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन हमारे पास वो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो आज मिसाल है। तो हमारे पास उन चीज़ों की इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो दुनिया उनको रिकग्नाइज करती है, क्योंकि पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं ना। ऐसे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में प्राइम मिनिस्टर बनना, जहाँ गली में जो है वो खातून पोलियो ड्रॉप नहीं पिला सकती, उस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह अगर हम ये देखते हैं कि मॉडर्निटी जो है, यानी फीमेल डोमिनेंसी या फीमेल पावर जो है, वो आपको यूरोप से ज़्यादा आपको यहाँ एशिया में मिलेगा। लेकिन जनरली लोग समझते हैं कि शायद वहाँ औरत को ज़्यादा हुकूक हैं, लेकिन क्योंकि करंट सिनेरियो में देखते हैं तो फिर अलग मसाइल नज़र आते हैं। बहरहाल स्लेव डायनेस्टी के बाद की जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी है। जैसे मैंने पहले बताया कि खिलजी डायनेस्टी 1290 से शुरू हुई और 1320 तक रही, 1290 से लेकर 1320 तक। के बाद क्या नाम दे रहे हैं आप? वो मेरे इल्म में नहीं है, अगर हो तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको सही से पढ़ के किताब का हवाला दे के शेयर कर लीजिएगा पूरी मुकम्मल बात। हमारे पास कितना टाइम है अभी? ये बच्चे जा कहाँ रहे? अभी होने वाला है, बस हम इसको ख़त्म करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रही। खिलजी डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, और उस जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो उनके मशहूर रूलर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जिन पर अभी ये पद्मावती मूवी भी बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी
एक कामयाब रूलर के तौर पर माने जाते हैं, इस सेंस में कि उन्होंने बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की, बड़े अरसे तक हुकूमत की। और अपने जो उनके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने उनको बंगाल का गवर्नर बनाया था, उनको मार के उनकी पीठ में छुरा मार के वो रूलर बने थे। और मार्केट रिफॉर्म्स उसने बड़ी करवाई, नई नई जजिया नाफिज किया, हिंदुओं पर टैक्स लगाना। हाँ हाँ, गैर मुसलमानों पर भी टैक्स लगाया और रेवेन्यू जनरेट किया, मिलिट्री स्ट्रांग बनाई। अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने पहला काम ये किया कि अपने चाचा को मारा जो रूलर थे, जलालुद्दीन खिलजी को, और ख़ुद बादशाह बन गए। मार्केट रिफॉर्म्स उसने की। मार्केट रिफॉर्म से है कि मार्केट में टैक्सेस लागू किए शॉप्स वगैरह पर, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मिलिट्री बनाई, मिलिट्री को सैलरी पे करते थे इसलिए ताकि वो टैक्स की सूरत में वो चला सके उसको। प्राइस कंट्रोलिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मार्केट रिफॉर्म्स में वो आ जाता है ना। अब आप, ये तो मैं हेडिंग्स बता रहा हूँ, अब आप उसकी तफसील जाके पढ़े, सर्च करें। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको, अगर इन पर सवाल आता है तो आप ये चीज़ें जो हेडिंग में बता रहा हूँ इनको डिस्कस करेंगे, आपका पेपर सवाल अच्छा हो जाएगा। मंगोल से भी बहुत सारा था। मंगोल का तो ओवरऑल आप दिल्ली सल्तनत में अगर रूलर्स लिखे ना तो मंगोल का हवाला तो आंखें बंद करके दे दे, मोस्टली सबको चैलेंजेस रही। बलबन के टाइम में भी रहे। अक्सर वो उनका मौक़िफ़ ही होता था कि वेस्ट जो है वो इंडिया, उसको कॉन्कर किया जाए। यहाँ खोखर्स जो थे वो भी, खोखर्स ने तो बलबन के बेटे को भी मार दिया था। तो ये खिलजी डायनेस्टी थी। इन्होंने सिंध पर भी हमला किया था, जो मैंने पहले बताया कि दो सुमरो और चनेसर, अगर आपने नाम सुना हो, वो अलाउद्दीन खिलजी से लड़े। भूंगर के वो थे बेटे। अब इनको पता चलेगा कि इंडो पाक हिस्ट्री क्या होती है ना, अभी सोच रहे हैं, तो मुश्किल नाम आ रहे हैं। मस्जिद अक्सा, वो तो सलाउद्दीन अय्यूबी हैं, सही कह रहे हैं। और मस्जिद अक्सा तो बहुत बाद की बात है, ये हम उससे अभी पहले चल रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल आपका? यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में आपको तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी ये पढ़ाऊँगा, लोधी, और फिर मुग़लों पर हम आएंगे, थोड़ा सा उनका हवाला देकर फिर मुग़लों को डिटेल से पढ़ेंगे। आपका कोई सवाल, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई आपको फ़ायदा हुआ, कोई चीज़ समझ आई नहीं? ठीक है, चलें, आप अपनी ज़िंदगी का दिन ज़ाया नहीं करें, हर दिन कुछ ना कुछ सीखा करें।